नमस्कार। प्राणाराम हिंदी चैनल के वेदांत दर्पण के इस एपिसोड में आप सभी का स्वागत है। अभिनंदन। आज के इस एपिसोड में मैं पुनः स्वागत करूंगी। काशी से जुड़े हुए हैं हमारे साथ डॉक्टर गौतम चैटर्जी जी। स्वागत है सर, जो स्पीकर हैं और प्रश्नों का उत्तर देते हैं और वेदांत की दर्पण, वेदांत की जो नदी है, या हम कहें कि वेदांतिक सागर में हम डूब रहे हैं और तैर रहे हैं उस पर, और सर हमें पार करके ले जा रहे हैं, मार्गदर्शन कर रहे हैं वेदांत के सागर में। तो आज का सर आपसे ये सवाल था, ये प्रश्न था सर, कि कॉन्शियसनेस एक वर्ड है विच इज वेरी इंपॉर्टेंट इन वेदांता। व्हेन अ स्टूडेंट स्टडीज वेदांता, तो ये कॉन्शियसनेस की पढ़ाई भी की जाती है और इसको समझा जाता है। और थॉट्स, तो सर इस पर आप क्या कहना चाहेंगे? कॉन्शियसनेस, सब कॉन्शियसनेस, अनकॉन्शियसनेस, सुपर कॉन्शियसनेस, ये एक स्तर हुआ जाता है। मैं कुछ दिन पहले पढ़ रही थी ईगो कॉन्शियसनेस। नो, एक्चुअली कॉन्शियसनेस की जो अगर व्याख्या करें, और आमतौर से साथ में सर मैं बोल ही देती हूँ, आमतौर से वर्ल्डली रूप में लोग जिसको देखते हैं हमेशा अक्सर, कि कॉन्शियसनेस मतलब मैं जैसे आपने सर जागृत, स्वप्न, सुषुप्ति पर भी आपने व्याख्या की थी, आपने समझाया था अवेकेन। तो अब कॉन्शियसनेस क्या अवेकेंड है या नहीं है? जिसको देख रहे हैं, सुन रहे हैं, वही है, या विज्ञान के वैज्ञानिक दृष्टि में अगर देखें, साइंटिफिक वे में या बायोलॉजी के में, कि हॉर्मोन्स या जो ये हमारा बॉडी है, ये एक मशीन है, उस हिसाब से कॉन्शियसनेस हो रही है। जब हम डेड हो जाती है, बॉडी से प्राण निकल जाती, तो ये कॉन्शियसनेस डेड हो जाता है। तो सर इसकी जो व्याख्या है, इसको समझाएं कृपया, कि वेदांतिक एस्पेक्ट में व्हाट इज एक्चुअली कॉन्शियसनेस एंड हाउ मेनी टाइप्स आर देयर, व्हाट आर द लेयर्स ऑफ इट। जी सर। थैंक यू संघमित्रा जी। ये समय समय पर कई शब्द कॉइन किए जाते हैं और वो प्रचलित होते जाते हैं। जी। तो हमारे यहाँ तो चेतना शब्द शुरू से ही रही है। चेतना, चैतन्य, है ना। और भारत के बाहर भी शब्द रहे हैं। तो जो ग्रीक पीरियड था, जब ग्रीक स्टोइक्स हुए हैं, वहाँ के जो जी। फिलोसोफर्स हुए हैं, तो वो सब चीजों में चेतना को देखते थे। पानी में, आग में, नदी में, हर चीजों में चेतना को देखते थे। जी। तब से लेके आज तक जो कॉन्शियसनेस शब्द है, ये शब्द धीरे धीरे डेवलप होता रहा अपने अपने नए अर्थों के साथ, जी। जी। है ना। तब तो साइकोलॉजी जैसा कोई नहीं था, फिलोसॉफी जैसा कोई शब्द नहीं था। आज भी हम लोग जानते हैं कि उन्हें ग्रीक स्टोइक्स कहते हैं। जैसे हमारे यहाँ वैदिक सीयर्स कहे जाते हैं, है ना। ये सब बात है हमारे यहाँ 2500 साल पहले, जी। माने ईसा पूर्व, बिफोर क्राइस्ट। जी। तो फिर धीरे धीरे समाज बदलता है, युग बदलता है, युग धर्म बदलता है, नए नए शब्द आते हैं। तो नए शब्द इसलिए आते हैं ताकि लोगों का उस तरफ ध्यान जाए। जी। मेरी एक किताब है जो 2012 में प्रकाशित हुई थी, जिसका नाम है व्हाइट शैडो ऑफ कॉन्शियसनेस। जी। इसमें 5 चैप्टर्स। पहले 4 चैप्टर्स में ये बताया गया है कि कॉन्शियसनेस कब से ये शब्द आया, किसे कॉन्शियसनेस कहा गया, और कैसे कैसे इसका डेवलपमेंट हुआ। उसका जो एंथ्रोपोलॉजिकल डेवलपमेंट है वो भी बताया गया, उसका जो फिलोसॉफिकल डेवलपमेंट है वो भी बताया। और हम्म। 5th चैप्टर में हमने, यानी जब से ये शब्द बना है कॉन्शियसनेस, तब से लेकर के अब तक का पूरा विवरण, वृत्तांत 4 चैप्टर्स में है। और जी। जो आखिरी चैप्टर है उसमें हमने अपनी बात कही है
कोई लाइट अगर रिफ्लेक्ट हो रहा है तो वो बात हो सकती है। तो आपने जी जो प्रश्न किया उसका पूरा उत्तर उस किताब में है, जो लोग पढ़ना चाहें पढ़ सकते हैं। जी धीरे धीरे जब समाज बदला तो शब्दों को नए ढंग से लाया। पहले कॉग्निटिव साइंस जैसा कोई एरिया नहीं होता था ज्ञान का, है ना। लिंग्विस्टिक्स नहीं होता था, जबकि भाषा भाषा विज्ञान पर तमाम लोगों ने काफी कुछ कहा है। तो जैसे एक शब्द होता है, उस शब्द को कई दृष्टियों से देखा जाता है, जैसे ब्यूटी, है ना। तो ब्यूटी को आप संगीत में, कला में देखते हैं, क्योंकि कला से जुड़ा ये शब्द है। सौंदर्य, फिर एस्थेटिक्स, जी सौंदर्य शास्त्र, ठीक है। तो हाँ, लेकिन जब आप फिलोसॉफी पढ़ने जाएंगे, आप मास्टर्स कोर्स में जब फिलोसॉफी पढ़ेंगे और उसमें जब एस्थेटिक्स आएगा तो आपको लगेगा ये तो वो एस्थेटिक्स है ही नहीं है जी जी जिसको हम लोग समझते हैं। सौंदर्य शास्त्र, सौंदर्य दृष्टि, सौंदर्य चेतना, है ना। हाँ हाँ तो आपको लगेगा कि ये तो बहुत कठिन सा कुछ विषय आ गया। इसमें इमैनुअल कांट कुछ बोल रहे हैं, क्रोचे कुछ बोल रहे हैं, डेविड ह्यूम कुछ बोल रहे हैं। तो वो लोग फिलोसॉफिकली जिस ढंग से एस्थेटिक्स पर सोच रहे हैं, वो सब आप जब पढ़ने जाएंगे या जानने जाएंगे तो आपको ये आर्ट के साथ वाला जो ब्यूटी है, जो इतना सरस लगता है, मधुर लगता है, वो आपको नीरस लगने लगेगा। क्योंकि जिस जी जगह से, जिस बांगों से देखा जा रहा है, वो बदल गया है। बदल गया वैसे ही हम लोग जब अपनी अध्यात्म में चेतना या चैतन्य बोलते हैं तो एक खास उसकी एक अर्थवत्ता होती है। जी लेकिन जब हम कॉन्शियसनेस बोलते हैं तो वो एक दूसरी दुनिया से आता हुआ शब्द है। एक तो है मनोविज्ञान, दूसरा दर्शन। मनोविज्ञान इस तरह से कि हमने पिछले एपिसोड में बताया था कि सिगमंड फ्रॉयड ने कॉन्शियसनेस, जो शब्द पहले से चला रहा है, उसको उन्होंने 3 स्तर बताया था। जी ह्यूमन कॉन्शियसनेस से 3 स्तर होते हैं, कॉन्शियस, अनकॉन्शियस और कॉन्शियस। उन्हीं के फ्रेंड थे उस जमाने में, जो बर्टन रसेल के डिसाइपल थे। उनका नाम था लुडविग विटगेनस्टाइन। जी और उसी में फ्रांस में आर्ट के बहुत बड़े स्कॉलर थे, आंद्रे ब्रूटो। आंद्रे ब्रूटो, फ्रॉयड और विटगेनस्टाइन, ये लोग दोस्त थे। तीनों अपनी अपनी दुनिया से ब्यूटी और कॉन्शियसनेस पर बात करते हम्म हैं। ये बात है अर्ली 20th सेंचुरी, ठीक है। फ्रांस में नए नए इज्म का आविष्कार होता था, पेंटिंग में क्यूबिज्म, दादाइज्म, सरियलिज्म। तो वो आंद्रे पिता जो बताते थे उस ढंग से वो चलते थे। वही आर्ट में गया, फिल्म में गया, पेंटिंग में गया। उससे पहले जब कांट ने बताया कि बाहर की दुनिया ये आखिरी नहीं है, भीतर भी एक हम्म, दुनिया होती है, हाँ तो लोग भीतर को देखने लगे। पूरा वर्ल्ड जी अपने हाँ आप को लिखने लगा, कहानी कविताएं सब लोग आने लगे। फिलोसॉफर्स ही बताते हैं। उसके बाद भारतीय दृष्टि और पश्चिमी दृष्टि को एक करके जी कुछ लोगों ने ढूंढने की कोशिश की, भाषा के स्तर पर, चेतना के स्तर पर। तो जब लोगों ने देखा कि भाषा के स्तर पर भी ईश्वर को पाया जा सकता है, और चेतना जैसे कोई शब्द आता है जो फ्रॉइड वाली चेतना नहीं है, ये इंडियन पर्सपेक्टिव चेतना को लेकर कुछ और है। जी वहां पर चेतना से मतलब चैतन्य से है। तब उन लोगों ने एक एरिया डेवलप किया पढ़ाई लिखाई ज्ञान का, वो है कॉग्निटिव साइंस। जी उसी का उसी की एक सहोदर बहन भी आ गई, लिंग्विस्टिक्स, लिंग्विस्टिक्स है ना। हमारे यहाँ जब भी लिंग्विस्टिक्स की बात आती है तो वेद का वागम्भृणी सूक्त आता है, और 20वीं शताब्दी में नाम आता है सुनीति कुमार चैटर्जी का, जी भाषा विज्ञान, भाषा को जाने। तो हिंदी के साथ एक विज्ञान का एक क्षेत्र जुड़ा जाता है, भाषा विज्ञान, लिंग्विस्टिक्स। और लिंग्विस्टिक्स स्टडी हमारे भारत के बाहर भी रहा है। अब जब ये कॉग्निटिव साइंस आया, नया चीज, तो ये फिजिक्स और फिलोसॉफी जब एक साथ दोनों लोग की स्टडी शुरू हुई, तब ये कॉग्निटिव साइंस या कॉग्निजेंस या कॉन्शियसनेस वर्ड आया। ये कैसे जी आया? हमारे यहाँ फिजिक्स एंड फिलोसॉफी करके एक किताब लिखी गई, हम्म भारत में नहीं, भारत के बाहर। हम लोग हाइजेनबर्ग का नाम सुने हैं, हम्म है ना। हम लोगों ने श्रोडिंगर का नाम सुना है। इरविन श्रोडिंगर ने किताब लिखी व्हाट इज लाइफ, जो बेसिक बुक्स है, जिसमें जीव विज्ञान यानी कि डार्विन के आगे की भी बात कही गई है, हम्म क्वांटम फिजिक्स की भी बात कही गई है, ह्यूमन लाइफ की बात कही गई है, इरविन श्रोडिंगर। तो उसी तरह से
हाइजेनबर्ग ने किताब लिखी फिजिक्स एंड फिलोसॉफी। तो यानी फिजिक्स और मेटाफिजिक्स या फिजिक्स और फिलोसॉफी को साथ लेकर के चलने का उपक्रम शुरू हुआ वहां से। हम्म, तो जो फ्रॉइड का कॉन्शियसनेस था और जो भारतीय चेतना थी, जो दर्शन का था, मनोविज्ञान का नहीं था, दोनों को जोड़ करके एक बात आई कॉग्निटिव साइंस। और वहां पर कॉन्शियसनेस को ईश्वर के स्तर पर ले जाकर दिखा गया। और जितने भी ज्ञान के ब्रांचेस हैं, फिजिक्स है, फिलोसॉफी है, साइकोलॉजी है ना, इसके जी। अलावा भी और भी बहुत कुछ हो गया है, पार्टिकल फिजिक्स है। पार्टिकल जितने फिजिक्स। भी ज्ञान के नए एरियाज हैं 20वीं शताब्दी के या लेट लेट 20वीं शताब्दी के, उन सबसे एक ही चीज का अप्रोच किया देखा गया कि क्या हम लोग ईश्वर को देख सकते हैं, दिखा सकते हैं, समझ सकते हैं। हमारे यहाँ कहा गया हर कण कण में ईश्वर है, शिव है, लेकिन कैसे दिखाया जाए, गॉड को कैसे दिखाया जाए? तो बात आई गॉड कॉन्शियसनेस की, माइंड कॉन्शियसनेस की, बॉडी कॉन्शियसनेस की, हर चीज में कॉन्शियसनेस शब्द जोड़ा गया। क्योंकि वहां पर ये आया कि जितने भी ज्ञान के क्षेत्र हैं सबको क्यों ना एक तरफ एक मुखी किया जाए। एक जी। मुखी रुद्राक्ष होता है ना, तो एक मुखी करने के लिए, ईश्वर की तरफ हाँ। ले जाने के लिए, ब्रह्म ब्राह्मण आत्मन की ओर ले जाने के लिए ये किया गया। क्योंकि उसमें बहुत लोगों की बातें आ रही थी, भारतीय ऋषि मुनियों की अलग बातें आ रही थी। 20वीं शताब्दी के जो महात्मा थे भारतीय, जैसे रमन महर्षि है, रामकृष्ण परमहंस है, इनकी बातें आ रही थी। सबको सब लोग तो पढ़ते रहते हैं, ऐसा नहीं कि जो भारत के बाहर जो विज्ञानी है वो इनको नहीं जानते हैं, है ना। जी ये सर। भारत के बाहर जो लोग साधक हुए हैं, जैसे गुरजेफ हुए हैं, हाँ, तो वो भी मॉन्क हो गए थे पहले, रशियन थे, रशियन ही है, हिमालयन वैली तिब्बत में आके मॉन्क हो गए थे, हो गए हैं। उसके बाद फिर उनके जो शिष्य थे उन्होंने गुरजेफ के बारे में बताना शुरू किया, तो किताबें भी हैं, तो लोगों ने गुरजेफ के बारे में जाना, है ना। आउसपेंसकी उनके शिष्य का नाम। जी। तो विश्व में वो साहित्य के लोग और फिजिक्स के लोग, मेटाफिजिक्स के लोग, स्पिरिचुअलिटी के लोग, फिलोसॉफी, जो कि भारत के बाहर का फिलोसॉफी अलग है और भारतीय दर्शन अलग है, लोग ये इक्विवेलेंट टर्म्स है बस, दर्शन और फिलोसॉफी आप जानते ही हैं। फिलोसॉफी का मतलब होता है लव फॉर विजडम, और दर्शन का मतलब होता है जहाँ पर दृष्टा और दृश्य नहीं, नहीं। दोनों एक, दोनों एक हो गए, जहां पर दृष्टा दृश्य और दर्शन इनमें लय हो गया है और देखने वाला नहीं रह गया है। तो जी। वहां पर वो दर्शन, फिलोसॉफी भी ये है भारत के बाहर कि मैंने एक विचार रखा, वो मेरी फिलोसॉफी है। उस पर उससे आगे किसी और ने विचार रखा, ये उसकी फिलोसॉफी है ना, उसकी दृष्टि, एक व्यक्ति की दृष्टि। ये सब करते करते यानी कि ग्रीक स्टोइक्स से लेकर के एरिस्टोफिनीस से लेकर के कांट होते हुए आज 2023 तक जितनी भी चीज सबका अगर फिल्ट्रेशन किया जाए या सिंथेसिस किया जाए, सिंथेसिस भी कांट का शब्द है, क्रिटिक ऑफ प्योर बीइंग उनकी किताब है। तो उसमें वो एनालिटिकल नॉलेज और सिंथेटिक सिंथेसिस या सिंथेटिक नॉलेज की बात करते हैं। तो सिंथेसिस करना का मतलब है कि वैदिक पीरियड और ग्रीक स्टोइक के पीरियड से लेकर के 2023 तक जितनी भी बातें हुई हैं ज्ञान को लेकर, सबका एक सिंथेसिस किया जाए, इस पर विमर्श किया जाए और उसका जो सार निकले उसको पूरी दुनिया में किया जाए। मैंने थ्योरी ऑफ एवरीथिंग जैसी चीज बनाने की ये भी किताब है, थ्योरी ऑफ एवरीथिंग। तो उसमें ये देखा जा रहा था कि हाइजेनबर्ग क्या कहते हैं, स्टीफन हॉकिंग क्या कह रहे हैं, आइंस्टाइन क्या कह रहे हैं, वैदिक सीएस क्या कह रहे हैं, स्वामी विवेकानंद क्या कह रहे हैं, सबका सिंथेसिस। इसके लिए जितने भी ऑल स्ट्रीम्स ऑफ नॉलेज को एक जगह पर किया गया, जिसमें से एक है कॉग्निटिव साइंस। जी। तो कॉग्निटिव शब्द ही क्यों लाया गया, क्योंकि हमारे यहाँ एक और मॉडर्न फिलोसॉफी है भारत की, भारतीय दर्शन में, वो है प्रत्यभिज्ञा दर्शन। हम्म, इसको इन जनरल काश्मीर का शैव दर्शन या त्रिक दर्शन भी कहा जाता है। जी। तो इसमें आया प्रत्यभिज्ञा, एक टर्म है। प्रत्यभिज्ञा का मतलब होता है जो हम पहले से जानते हैं, भूल चुके हैं, उसका याद हम्म, है ना। जैसे अभिज्ञान शाकुंतलम में दुष्यंत शकुंतला को पहले से जानते हैं, ठीक है। जब अंगूठी पहनी तो उनको फिर से याद आ गया कि हाँ ये मेरी पत्नी है, बीच में भूल गए थे। चैतन्य जी। महाप्रभु, चेतना की बात हो रही थी, चैतन्य महाप्रभु का जिक्र होता है।
चैतन्य जी महाप्रभु कहते थे कि हम सभी के पति हैं, सभी जीवों, हम सभी उनकी पत्नियां हैं। जी तो दुष्यंत को याद आता है कि शकुंतला उनकी पत्नी पहले भूल गए, तो हम ये भूल गए हैं, जीव ये भूल गया है तो शिव है। उसको जब प्रत्यभिज्ञा होती है तो उसको फील हो जाता है कि वो शिव है। इसको दूसरे ढंग से भी देखा गया कि शिव स्वयं ये भूल गए हैं वो शिव हैं और अपने आप को जीव मान बैठे, और जब उनको याद आता है या प्रतिभिज्ञा होती है उन्हें, तो वो फिर अपने शिव स्टेट में या शिव कॉन्शियसनेस में, आ जाते हैं। गॉड कॉन्शियसनेस में आ जाते हैं। तो उसके लिए उनको कोई कोशिश नहीं करनी पड़ती। जी प्रतिविज्ञा दर्शन में कोई मेडिटेशन, प्राणायाम, योगा ये सब नहीं करना पड़ रहा है, बस आपको याद आ जाए। ठीक है। तो इस बात को भी ध्यान में रखा गया कि प्रतिविज्ञा या अभिज्ञा या अभिज्ञान, जिसे अभिज्ञान शाकुंतलम में बना है, इस शब्द को भी लाया जाए। तो प्रतिविज्ञा दर्शन के लिए अंग्रेजी में शब्द बना री हाइफन कॉग्निशन, रिकॉग्निशन नहीं, रिकॉग्निशन। तो कॉग्निशन शब्द भी आया था, उसको भी शामिल करना था। तो उससे ज्ञान का क्षेत्र बना विज्ञान में जी कॉग्निटिव साइंस, यानी कॉग्निशन भी रहेगा और साइंस भी रहेगा। दरअसल ये फिलोसॉफी का एक ब्रांच है, जैसे एस्थेटिक्स एक ब्रांच है फिलोसॉफी का, ये फिलोसॉफी का एक ब्रांच के रूप में डेवलप किया गया। और उसमें मुख्य विषय हुआ कॉन्शियसनेस। जैसे बेंगलोर में नेशनल इंस्टीट्यूट ऑफ एडवांस स्टडीज है, ओनली फॉर ओनली फॉर कॉन्शियसनेस स्टडीज। हम कई बार गए हैं वहां पर। कॉन्शियस स्टडीज इस तरह से किया जाता है कि ईश्वर बोला नहीं जाता है, ईश्वर तक कैसे पहुंचे इसके लिए साइंस में हम कैसे खोज कर सकते हैं, हेल्प ले सकते हैं और हेल्प दे सकते हैं। जी वहाँ ब्रह्म, आत्मा, ब्राह्मण, ईश्वर न बोल करके कॉग्निटिव साइंस के थ्रू, कॉन्शियसनेस के थ्रू कॉन्शियसनेस को जानने का एक साइंटिफिक मेथोडोलॉजी डेवलप करता हुआ ये प्रयास। क्लियर हो गया ये कि कॉन्शियसनेस क्या है और आज कॉन्शियसनेस को कैसे देखा जा रहा है। तो उसमें क्या हुआ कि हर चीज में कॉन्शियसनेस को जोड़ा गया। जैसे कोई पदार्थ है, कोई, तो वहां भी कॉन्शियसनेस है। कोई पत्थर है तो पत्थर कॉन्शियसनेस, बॉडी है तो बॉडी कॉन्शियसनेस। ठीक है। अब हम लोग इससे एक प्रश्न या एक विषय बना सकते हैं कि ये बॉडी कॉन्शियसनेस क्या है, और क्या बॉडी एक रियलिटी है, मटेरियल रियलिटी, या बॉडी एक कंसेप्ट है। जी वेदांत कहता है कि बॉडी एक कंसेप्ट है, बॉडी कॉन्सेप्ट से ऊपर आना चाहिए। जी दरअसल मैं पहले एपिसोड में एक कह चुका हूँ कि साइंस पर, इस पृथ्वी पर जितने भी लोग हैं कोई भी बात कर सकता है, जी लेकिन अध्यात्म पर उसी को बोलना चाहिए जिसके पास थोड़ा सा भी अध्यात्म का लाइट है। अदरवाइज बहुत सारे शब्द गड्डेमड होते जाए। जैसे मान जी लीजिए कॉन्शियसनेस स्टडीज में भारत के बाहर वो लोग कहते हैं कि माइंड इज समवेयर लोकेटेड इन द ब्रेन। माइंड कहाँ है वो नहीं बताते, मैंने माइंड इज देयर लोकेटेड समवेयर इन द ब्रेन। जी ये माइंड के बारे में वो लोग कह रहे हैं जो कॉग्निटिव साइंस के एक्सपर्ट्स हैं या जो ब्रेन साइंटिस्ट। 2012 में ऐसे ब्रेन साइंटिस्ट का एक इंटरनेशनल कॉन्फ्रेंस हुआ था, नेशनल इंस्टीट्यूट ऑफ एडवांस स्टडीज बेंगलोर, जी जहाँ पर मैं इसका मैं जिक्र कर मैं गया। और वो मेरा पूरा लेक्चर वहाँ पर है, यूट्यूब में उन लोगों ने दे रखा है, न्यास कहते हैं उसको, NIES। तो उसमें सारे ब्रेन साइंटिस्ट, कॉग्निटिव साइंस, कॉन्शियसनेस के लोग सवाल पूछ रहे थे हमसे। ठीक है। तो अब वहां पर ब्रेन और माइंड के अलावा कुछ नहीं होता है। मतलब कॉन्शियसनेस पर अगर बात करनी है तो सिर्फ ब्रेन और माइंड है। ठीक है। ओके भारत में ये ट्रीपर्टाइट है, यानी त्रिमुखी, तीन एस्पेक्ट हैं, थ्री फोल्ड है, ब्रेन, माइंड और आत्मा या आत्मन। इंग्लिश में अगर बोले तो ब्रेन, माइंड एंड आत्मन। वहां पर आत्मन का कॉन्सेप्ट ही नहीं, कोई सेंस ही नहीं। वहां पर ब्रेन है, माइंड है। ठीक है। ओके अब यहाँ पर यह है कि दो चीजों में फिर विचारधारा का फर्क हो गया ना। जी तो वो थ्योरी ऑफ एवरीथिंग नहीं आ पा रहा है। वो भारतीय दर्शन को भी लेना चाह रहे हैं, पश्चिमी दर्शन को भी लेना चाह रहे हैं, विज्ञान के स्तर पर इसको साबित करना चाह रहे हैं, सिद्ध करना चाह रहे हैं ईश्वर के अस्तित्व को। ठीक है। भारत में भी विज्ञान रहा है। भारत में मैथमेटिक्स, ज्योमेट्री, जितनी भी चीजें हमारे यहाँ
पाया गया है, फाउंड हुआ है या प्रोपाउंड है, वो वैदिक सीयर्स के द्वारा है। जी ऋषियों के पास पहले एक प्रकाश था और उस प्रकाश को उन्होंने रिफ्लेक्ट किया संगीत में, प्रमा यानी कि ज्ञान में, ज्योमेट्री में, ज्योग्राफी में, हर चीजों में। जी तो हो क्या रहा है कि बुद्धिस्ट मंक, इंडियन सीयर्स और साइंटिस्ट जब एक जगह पर हो रहे हैं तो हम्म, वो कहाँ पर मीट कर रहे हैं ये देखने की बात है। सारनाथ में एक बार दलाई लामा की उपस्थिति में इस पर भी इंटरनेशनल कॉन्फ्रेंस हुआ था। अमेरिका से भी बुद्धिस्ट मंक्स आए थे। तो हर सेशन में एक बुद्धिस्ट मंक होता था, एक साइंटिस्ट होता था, ऑस्ट्रेलिया से आया हुआ, न्यूजीलैंड से आया हुआ, और वो किसी एक विषय पर बात करते। तो फर्क साफ दिखता था, साइंस की ओर से ईश्वर को अप्रोच करना हम्म, और मंक या सीयर की ओर से ईश्वर को अप्रोच करना, दोनों में भिन्नता ये थी कि जो मंक्स थे, बुद्धिस्ट मंक, उनके पास एक क्लैरिटी थी। वो जी क्लैरिटी के साथ एटम पर भी वर्क करते थे, या उनके पास एक लाइट था जिस लाइट में वो एटम को भी देख रहे थे और न्यूरॉन्स को भी देख रहे थे। और जो न्यूरॉन्स के एक्सपर्ट हैं, उनके पास न्यूरॉन का लाइट था, उनके पास ज्ञान का लाइट नहीं। जी इसलिए वो लग रहा है कि जैसे ऊपर से खोज रहे हैं, अंधेरे में खोज रहे हैं, देवर ग्रोपिंग, यस है ना। तो अब हम लोगों ने इस पूरे विषय पृष्ठभूमि को समझ लिया कि ये कॉग्निटिव साइंस और कॉन्शियसनेस पर क्या बात हो रही है, बॉडी कॉन्शियसनेस क्यों कहा है ना। जैसे कि मान लीजिए इसका एक वाक्य बनाना हो, हम लोग के यहाँ पहले बचपन में शब्द सिखाते थे जब, तो उसका वाक्य प्रयोग करके दिखलाते थे और एग्जाम में आता था कि ये शब्द का वाक्य प्रयोग करें। जैसे आप एक ऑक्सफोर्ड डिक्शनरी में देखते हैं, या अगर आप सर, गूगल में देखते हैं। थोड़ा मुझे लग रहा है हाँ, हम हमें इस एपिसोड में विराम दे के अगले हाँ, एपिसोड वो में विराम देने के सर लिए हम आखिरी ये वाक्य प्रयोग वाली बात बता रही थी, मैंने भी देखा जी कि यहाँ जी पर विराम लेने के लिए हमें सेंटेंस के आगे फुल स्टॉप लगाना पड़ेगा। जी तो जी मुझे लगा कि शब्द हो गया है तो वाक्य प्रयोग कर दें, वाक्य जैसे ही पूरा होगा तो वहाँ पर पूर्ण विराम लग जाएगा। तो हम ये कह रहे हैं कि गूगल में भी हम देखते हैं कि कोई वर्ड ऑक्सफोर्ड डिक्शनरी से या मरियम वेबस्टर डिक्शनरी से जब बताते हैं तो उसका सेंटेंस भी बनाते जी हैं, है ना। तो ये सब जितने भी हम लोगों ने शब्द बोला, इनके सेंटेंसेस कैसे बनेंगे, ये भी देखने की बात है। तो हम लोगों ने पूरे परिप्रेक्ष्य को समझ लिया जी कि ये है क्या, कॉन्शियसनेस और कॉग्निटिव साइंस और बॉडी कॉन्शियसनेस। तो बॉडी कॉन्शियसनेस शब्द के लिए एक वाक्य प्रयोग करके हम लोग विराम दे सकते हैं। वो ये कि जाड़े में बुद्ध कैसे रहते थे, उनको ठंड नहीं लगती होगी, वो खाली एक रोब पहन के कैसे रहते थे। जी और जनवरी के महीने में उस जमाने में बुद्ध को ठंड क्यों नहीं लगती, इसका उत्तर ये दे सकते हैं कि उनके पास बॉडी कॉन्शियसनेस नहीं था। नहीं था जी वह फुल स्टॉप। जी धन्यवाद बहुत बहुत आभार